अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग के कोर्स को। अकाउंटिंग के कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और नेक्स्ट जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले हर एक न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे पहले भी हमने ऑडिट का कोर्स जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट कोर्स है आपके वो हम यहाँ पर आपके लिए लाते रहेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, बिज़नेस स्टडीज़ के रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हर एक न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम गैप को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा, तो लेक्चर के साथ कनेक्ट रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं गैप के प्रिंसिपल्स को। लेकिन गैप के प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले आपको इसके फीचर्स का पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गैप के प्रिंसिपल्स जो हैं वो किस लिए यूज़ करती है और किस लिए इम्प्लीमेंट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर तीन मेन इसके जो फीचर्स हैं वो मेंशन है। यूज़फुलनेस, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी होती है वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स इसलिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करती है ताकि उसकी जो भी नीड्स है, जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी, उनका जो मकसद होता है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल हो सके। ठीक है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को मैच करने के लिए होता है और गोइंग कंसर्न, ये सारी चीज़ें आगे चल के हुए आपको पता चलेगी कि कैसे ऑब्जेक्टिव उनके फुलफ़िल होते हैं। तीसरा फिजिबिलिटी है, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं वो प्रैक्टिकल हो ताकि वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो इसीलिए वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब चलते हैं गैप के प्रिंसिपल्स की तरफ। गैप के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको दो बड़ी कैटेगरीज़ में जो है क्लासिफाई किया जाता है। एक हमारे पास होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और दूसरे होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन से होते हैं और अकाउंटिंग जो कन्वेंशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो बढ़ते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट की तरफ। द टर्म कंसेप्ट includes those basic assumptions or conditions upon which accounting is based। वो assumptions और वो condition जिस पर accounting बेस करती है उसको हम accounting concept कहते हैं। हमारे पास कौन कौन सी है आपको यहाँ पर मेंशन है। बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये 8 जो हैं ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है। एक को हम अब डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब ये है कि बिज़नेस जो होगा वो सेपरेट एंटिटी होगा। बिज़नेस की जितनी भी अपनी ट्रांजैक्शन है वो पर्सनल अकाउंट से अलग होगी। कोई भी पर्सनल ओनर जो है वो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन के साथ अपनी ट्रांजैक्शन को जो है मिक्स नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। दूसरा हमारे पास है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये है कि हमारा जो बिज़नेस होता है, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो एक लंबे अरसे के लिए होती है। हमें उसका जो है फ्यूचर का पता नहीं होता कि हमने ये बिज़नेस 5 साल के लिए ओपन किया है, 10 साल के लिए ओपन किया है। फोर्सीएबल फ्यूचर होता है। हम बिज़नेस किस लिए रन करते हैं कि हम लॉन्ग टाइम के लिए इसको चलाएंगे और हमें फ्यूचर का पता नहीं होता कि हमने 5 साल चलाकर फिर इसको छोड़ देना है, ऐसा हम नहीं करते। तो ये गोइंग कंसर्न होगा। जो प्रिंसिपल यूज़ होता है गोइंग कंसर्न कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बिजनेस होगा, इसका जो है एंड डेट पता नहीं होगी। ठीक है, ये दूसरा प्रिंसिपल होगा। थर्ड कंसेप्ट हमारे पास जो है वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हम एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म ऑफ मनी। उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर हमने फर्नीचर परचेज़ किया है उसकी वैल्यू होगी, हमने बिल्डिंग परचेज़ की है उसकी वैल्यू होगी, हमने कोई एक्सपेंसेस किए हैं उसकी वैल्यू होगी, मशीनरी परचेज़ करते हैं उसकी वैल्यू होगी। जिस चीज़ की हम वैल्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ मनी, उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे। जिस चीज़ को हम इन द टर्म ऑफ
मनी डिफाइन नहीं कर सकते उस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा प्रिंसिपल हो गया, कंसेप्ट। चौथा है हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट कौन सा होता है? ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के साथ रिलेट करता है। हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं किसी एसेट को, हम जितने भी एसेट्स परचेज करते हैं हम उनको रिकॉर्ड किस प्राइस पर करते हैं? जिस प्राइस पर हमने उसको एक्वायर्ड किया हो, जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है हम वो रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको हम कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं। इसमें आगे और भी चीज़ें हैं। दूसरी बात है, कॉस्ट और वैल्यू में डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉस्ट वो प्राइस होती है जिस पर हमने उसको एक्वायर किया हो, और वैल्यू जो होती है उस चीज़ की, उस एसेट की यूज़ के साथ जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, हमने मशीनरी परचेज़ की, फॉर एग्जांपल 2020 जनवरी में उसकी प्राइस थी 1 लाख रुपए, और उसकी जो है वो हमने उसकी कॉस्ट हो गई, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसको हम 1 साल यूज़ करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो सेम तो वही रहेगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू में जो है कमी आ जाएगी, क्योंकि वो हमने उसको 1 साल यूज़ किया। फिर हम उसको डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है, हम उस पर डिप्रिसिएशन लेते हैं तो उसकी वो वैल्यू में जो है वो कमी आती है। तो ये हमारे पास था कॉस्ट कंसेप्ट। इसके बाद हमारे पास 5 नंबर जो है डुअल स्पेक कंसेप्ट। इसका मतलब ये है कि जितना भी हमारे मॉडलिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो डुअल एस्पेक्ट होगी। हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो एक उसका डेबिट एस्पेक्ट होता है, एक उसका क्रेडिट होता है। पहले सिंगल एंट्री सिस्टम था तो उसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट जो है रिकॉर्ड किया जाता था। फॉर एग्जांपल हमने जो है फर्नीचर जो है परचेज़ किया, वो सिर्फ इस तरह लिख लेते थे कि फ़र्नीचर परचेज हो गया इतने की अमाउंट का। तो अब उसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर हम आगे चलते हुए लेजर और ट्रायल बैलेंस ये सारी चीज़ें फिर नहीं बना सकते थे। तो अब हमारे पास डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। तो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में यही चलता है, जितनी भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके लाजमी हम दोनों एस्पेक्ट जो है रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर तो हमारा इंक्रीज़ हो गया, हम उसको डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट्स कौन सा होगा? अगर हमने कैश पर परचेज़ किया है तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा, हमारा एसेट कम हो गया, या हमने उसको क्रेडिट पर परचेज़ किया तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है डुअल एस्पेक्ट्स होगी। हमने दो ट्रांजैक्शन के दोनों साइड को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इसको जब हमारा जो भी अकाउंटिंग सिस्टम होता है हम उसको डिफरेंट पीरियड्स पर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग हमने पहले पढ़ा है गोइंग कंसर्न, तो हमारा तो फ्यूचर का पता नहीं है कि हम बिज़नेस को कब वाइंड अप करेंगे। तो जब हमारा फ्यूचर का पता नहीं है कि कब वाइंड अप होगा, तो अब हम क्या करेंगे? हमें प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा, हमें लॉस का कैसे पता चलेगा, हमारी वैल्यू पोजीशन की कैसे पता चलेगी कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, लॉस की तरफ जा रहा है, हमारी पोजीशन अच्छी है या अच्छी नहीं है। तो हम जितने भी हमारा बिज़नेस होता है हम अपने बिज़नेस को अकाउंटिंग पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि फिस्कल ईयर होता है तो हम एक एक ईयर करके उसको डिवाइड कर देते हैं, और हम उस एक एक ईयर का जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करते हैं, हम अपनी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करते हैं, ताकि हमको हर एक साल अपने पीरियड का जो है उसका वो पता चल जाए कि अब हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जब लॉस होने लगता है तो फिर वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है अकाउंटिंग पीरियड में आती हैं। हम क्या करते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, या उसके प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता हो। बैलेंस शीट हम बनाते हैं, बैलेंस शीट किस लिए हम बनाते हैं? ताकि हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का जो है, अपनी बिजनेस की जो पोजीशन है उसका पता चल सके कि हमारे पास कैश कितना है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी है, हमारे पास इक्विटी कितनी है, कैपिटल ओनर्स का कितना है। तो ये सारी चीज़ें मालूम करने के लिए हम अपने बिजनेस को जो है पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये भी इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद हमारे पास है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या है? द एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस की किस लिए किया जाता है? कि हम प्रॉफिट कमाएं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमने अपने जितने भी हमारी रेवेन्यूज़ आ रही हैं, हमारा जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, हम उसको एक्सपेंसेस के साथ मैच करें कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है या हमारी रेवेन्यूज़ ज़्यादा है। हमने जो सेल किया है उसकी और जो हमारी प्रोडक्ट पर जो कॉस्ट आ रही है उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो इस
चीज़ को मालूम करने के लिए हम मैचिंग कंसेप्ट जो है यूज़ करते हैं, ताकि हम दोनों को, सेल्स को और कॉस्ट को, एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ को मैच करें और हमें हमारी जो है परफॉर्मेंस का पीरियोडिकली, जो हमने पहले पढ़ा, एक एक पीरियड का हमें पता चले कि हमारे क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है आगे। ठीक है, ये हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट था। इसके बाद हमारे पास है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट किसे कहते हैं? हम प्रॉफिट को उस टाइम रियलाइज़ करेंगे, मींस कि हम उसको उस टाइम रिकॉर्ड करेंगे जब वो हम कमा लें। फॉर एग्जांपल हमें मिल गया, तब हम उसको रियलाइज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी के लिए काम किया है और आपको अभी तक पैसे मिले नहीं हैं, आप उसको रिकॉर्ड तो कर देते हैं कि हमारी उस पर लाइबिलिटी है, हमने रिसीव करने हैं, लेकिन आप उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते कि आप बस बिल्कुल मुझे प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको कुछ बैड डेट्स भी हो जाएं। तो वो सारी चीज़ें जो है, किस लिए हम इसको रियलाइज़ कब करेंगे? जब हमें वो प्रॉफिट जो है वो मिल जाए, हम उसको अपने हाथ में ले लें, तब हम उसको रियलाइज़ करते हैं। हम पहले से ही उसको रियलाइज़ नहीं कर देते अपने अकाउंटिंग में, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम इसको कब जो है कितने हमें मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, अब आप तो कहेंगे कि मुझे 1 लाख मिलने चाहिए, हो सकता है आपको 95,000 मिले। अगर आपने पहले से 1 लाख जो है वो रियलाइज्ड कर दिया, तो फिर बाद में आपके लिए 5,000 का प्रॉब्लम होगा, तो आप पहले उसको रियलाइज़ नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन है यहाँ पर कि हम जब भी हम सेल्स करते हैं, तो सेल्स हम करते हैं, अभी आपको ऑर्डर सिर्फ मिला है, तो आप उस टाइम ये नहीं करेंगे कि बस मुझे ऑर्डर मिल गया, अब मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। जब आप उस ऑर्डर को जो है कंप्लीट कर लें, आप ऑर्डर को डिलीवर कर लें, आपकी सेल हो जाए, तब आप उसको रियलाइज़ करेंगे कि अब मुझे ऑर्डर जो मुझे मिला था वो मैंने रियलाइज़ कर लिया, उसको डिलीवर कर दिया, अब मुझे ये पैसे मिल गए हैं। तो आपको तब जाकर रियलाइज़ करेंगे। ये होता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसके बाद हमारे पास है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। द टर्म कन्वेंशन इंक्लूड दोज कस्टम्स और ट्रेडिशन विच गाइड द अकाउंटेंट्स वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। ये अकाउंटेंट को गाइड्स करते हैं, किस लिए? जब वो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें उस चीज़ को गाइडेंस इस चीज़ से मिलती है। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से हैं? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। एक एक को चलते हैं, डिटेल के साथ पढ़ते हैं। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि हम जितनी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, अब हम उसको डिस्क्लोज़ करेंगे, लेकिन इतना ही हम डिस्क्लोज़ करेंगे जितना की ज़रूरत है। इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है हम डिस्क्लोज़ करेंगे उन लोगों को जिसको इसकी ज़रूरत है। हम हर एक को अपनी जो अकाउंटिंग जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि ये मिस स्टेटमेंट होगी। ठीक है, हम डिस्क्लोज़ करेंगे, लेकिन किन क्यों? हमें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, प्रोप्राइटर्स को हम वो कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स को कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को कर सकते हैं, मैनेजमेंट को कर सकते हैं। हम उनको जो है, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, वो उनको नीड है जिस इन्फॉर्मेशन की, हम वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ डिस्क्लोज़ करेंगे। उनको बताएंगे कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, इतने एक्सपेंसेस हैं, हमारी पोजीशन ये है, ताकि उनको इस चीज़ का पता हो और वो उस पर डिसीजन ले सकें अपनी आगे की। ठीक है, ये हमारे पास कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर है। दूसरा हमारे पास है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी का मतलब ये है कि हम सिर्फ वही रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, वही ट्रांजैक्शन या वही इवेंट जो है हम रिकॉर्ड करते हैं जिसकी कोई मटेरियलिटी इम्पैक्ट हो, कुछ इम्पोर्टेंस हो, कुछ सिग्निफिकेंस हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम हर एक इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अब हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमारा मैनेजर्स की जो है मीटिंग हुई है, अब मीटिंग को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, अगर उस मीटिंग में कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, कोई चीज़ इस तरह की हुई है कि वो सिग्निफिकेंट है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ रिलेट करती है, कोई मटेरियलिटी रिकॉर्ड है, तो हम उसको फिर रिकॉर्ड करेंगे। अब हम ये नहीं कर सकते कि मैनेजर्स को जो है डायरेक्टर्स ने बुलाया है, उसके साथ मीटिंग है, अब हम इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये मटेरियलिटी नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। जब उस चीज़ में कोई मटेरियलिटी इम्पैक्ट आएगा, तब जाकर हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारे अकाउंटिंग के जो प्रोसीजर के साथ रिलेट करती हैं। हम उसी चीज़ों को सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। हम और जो चीज़ें
अननेसेसरी हम उनको इग्नोर करते हैं, हम उनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते उन इवेंट्स को। थर्ड हमारे पास है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। हम जो भी प्रैक्टिस होती है हमारी अकाउंटिंग की वो कंसिस्ट होगी, कंटिन्यूसली हम उसको फॉलो करेंगे। एक चीज़ को अगर हमने हम फॉलो कर रहे हैं एक पीरियड में, हम उसी को दूसरे पीरियड में भी जो है वो फॉलो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक साल में जो है स्टॉक को वैल्यूड किया, रिकॉर्ड किया कॉस्ट प्राइस पर या मार्केट प्राइस पर। अब हमने जिस प्राइस पर उसको रिकॉर्ड किया है, हम नेक्स्ट ईयर्स भी उनको उसी प्राइस पर उसी कॉस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि एक ईयर में हम जो है स्टॉक को कॉस्ट प्राइस के हिसाब से रिकॉर्ड करें, दूसरे में हम उसको मार्केट प्राइस के हिसाब से रिकॉर्ड करें, फिर हम उसको कॉस्ट के। एक ही हम उस जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जो प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे, हम उसी को फॉलो करते रहेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम डिप्रिसिएशन यूज़ कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन मेथड्स। तो हम जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं जिस एसेट के लिए, हम उसी एसेट को उसी मेथड पर फॉलो करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, हम उसको उसी पर यूज़ करेंगे। ये नहीं कि एक ईयर को हम एक उस मेथड पर यूज़ करें, दूसरे ईयर को हम फिर दूसरा मेथड यूज़ करें, हम इस तरह नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी पॉलिसी जो है यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम ख़ुद को सेफ़ रखते हैं। कैसे सेफ़ रखते हैं? हमारे पास बिज़नेस में कुछ रिस्क आता है, कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है, कभी प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, कभी लॉस की तरफ जाता है, तो हम प्रॉफिट को जो है इग्नोर करते हैं क्योंकि प्रॉफिट का आगे चलकर पता है। लेकिन जो रिस्क आता है, जो लॉस की तरफ होता है, हम उसको इग्नोर नहीं करते, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे पहले मिसाल दी, आपने एक चीज़ जो है सेल की और आपने सेल की 1,00,000 रुपए की। अब आप ये नहीं कर सकते कि आपको 1,00,000 का ही प्रॉफिट हो। आप रिस्क की तरफ सोचेंगे कि ये हमारा जो कस्टमर है ये मुझे 1,00,000 रुपए पूरे नहीं दे सकता, हो सकता है ये 5-10 हज़ार रुपये मुझे इसके डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स जो हैं वो हो जाएं। तो आप इन 5-10 हज़ार रुपयों को जो है, आपके जो पैसे हैं उनको आप लाजमी रिकॉर्ड करेंगे, आप कोई ना कोई प्रोविज़न बनाएंगे ताकि आपको जो लॉस होने वाला हो सकता है ना हो, लेकिन आप उसको पहले से प्रिक्योर करते हैं कि हो सकता है कि मुझे ये इतने का लॉस हो इस साल, तो आप उसको पहले से एक्वायर कर देते हैं। आप उस पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस को पहले से अपने जहन में रखते हैं और आप उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हम ट्रांजैक्शंस पास करते हैं, आपने देखा होगा, आपने किया होगा। तो ये सारी चीज़ें कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में आती हैं। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ जो है कन्वेंशंस थे, कुछ कंसेप्ट थे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इससे क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको इसकी समझ आई है, तो फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली और भी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। ये हम आगे चलते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।